अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दो टॉपिक्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ कैश डिविडेंड पेमेंट्स एंड डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कैश डिविडेंड पेमेंट्स। डिविडेंड्स आप जानते होंगे क्या होता है। टोटल प्रॉफिट जो है उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्सा वो होता है जिसको अमंग द शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज जो है वो एक हिस्सा अपने पास रिटेन कर लेती हैं ताकि आगे फ्यूचर में अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो पैसा यूज़ कर सकें, तो उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, इसकी पेमेंट्स कैसे होती हैं? तो इसकी पेमेंट्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो कैश में भी कर सकती हैं या बोनस शेयर्स के थ्रू भी इसकी पेमेंट की जा सकती है। जब कंपनी फील करती है कि उसके पास कैश कम है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे वर्किंग कैपिटल उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो कैश नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते डिविडेंड के तौर पे। वो जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको और ज़्यादा शेयर्स दे देते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश डिविडेंड पेमेंट्स की। जब कैश में दिया जाता है तो उनके लिए कुछ डेट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको आपका मतलब जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अच्छा, इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्स डिसीजन टू पे डिविडेंड। वंस board of directors has decided to pay dividend, it becomes a liability for the company to pay dividend to its shareholders। जब आपने अनाउंसमेंट कर ली तो अब आपके लिए ये डिविडेंड जो है ये एक लाइबिलिटी बन जाता है एंड यू विल हैव टू पे इट। अच्छा, इसमें फिर मुख्तलिफ डेट्स होती हैं। सबसे पहले डेट आती है जी डिक्लेरेशन डेट। नाम से ही पता लग रहा है डिक्लेरेशन, जिस डेट पे अनाउंसमेंट की जाती है। ठीक है, द डिक्लेरेशन डेट इज द डेट ऑन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी अनाउंसेस द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। अनाउंस कर दिया जाता है कि कितने डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी और कब की जाएगी। ये तमाम चीज़ें इसके इसके बारे में अनाउंसमेंट हो जाती है, इसको डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इंक्लूड्स द डिविडेंड साइज, कितना डिविडेंड होगा। तो डिविडेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, मतलब वो कहते हैं कि हर एक शेयर के ऊपर 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये हर एक शेयर के ऊपर। तो फिर जब आपके पास जितने शेयर्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें आप उस अमाउंट के साथ, तो आपको टोटल डिविडेंड का पता लग जाता है कि मुझे इतने डिविडेंड मिलने वाला है इस साल या इस क्वार्टर में, जिस सर भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्स डिविडेंड डेट आगे आ रहा है तो उसमें फिर बात हो जाएगी। एंड पेमेंट डेट, जब उसकी पेमेंट होती है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है पहले से। द डिक्लेरेशन डेट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द अनाउंसमेंट डेट। दूसरी है हमारे पास एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड क्या होता है? The ex-dividend date or ex-date for short is one of the four stages that companies go through when they pay dividends to their shareholders. The ex-dividend date is important because it determines whether the buyer of a stock will be entitled to receive its upcoming dividend. Ex-dividend date क्या होता है? जब कंपनी अनाउंसमेंट कर लेती है तो इसमें फिर थोड़ा सा टाइम देती है। ठीक है, टाइम किस लिए दिया जाता है? ताकि शेयर होल्डर्स जो हैं जिनके पास अभी हमारे कंपनी के शेयर्स हैं वो इन शेयर्स को अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करा दें। अदरवाइज शेयर्स अगर एक बंदे के पास हैं और वो रजिस्टर्ड किसी और के नाम से हैं तो फिर जो डिविडेंड की अमाउंट है वो उस बंदे को मिलेंगी जिनके नाम से शेयर्स रजिस्टर्ड हैं। जो इसको अभी ओन कर रहा है इन शेयर्स को, उनको नहीं मिलती ये डिविडेंड की अमाउंट। ठीक है, तो ये डेट इसलिए दी जाती है कि इस डेट तक तमाम वो शेयर होल्डर्स जो हमारे शेयर्स ओन करते हैं वो इन शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर दें या ट्रांसफ़र करा लें। ये इसलिए की जाता है ताकि जो डिविडेंड की अमाउंट है वो सही बंदे को मिले जिनके पास हमारे शेयर्स अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एक्स डिविडेंड डेट इसको कहते हैं। इसमें कंपनी क्या करती है, वो ये डिटरमिन करती है कि जो शेयर्स जिसके पास है, जो ओन कर रहे हैं, उन्हीं को हमारा डिविडेंड मिले। फिर है जी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? विच इज व्हेन द कंपनी एग्जामिन्स इट्स करंट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स टू डिटरमिन हु विल रिसीव डिविडेंड्स। इसमें लिस्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, लिस्ट को एग्जामिन किया जाता है कि हमारे डिविडेंड कौन रिसीव करेगा। ओनली दोज हु आर रजिस्टर्ड एज शेयर होल्डर्स इन द कंपनीज बुक्स
एज द रिकॉर्ड डेट विल बी इंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड्स। ये देखें एक्स डिविडेंड के डेट में वो क्या करते हैं, वो एक्स डिविडेंड डेट में अपने नाम पे शिफ्ट कर लेते हैं और इनकी लिस्ट जो है कंपनी की वो अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो फिर जो कंपनीज हैं वो इन अपडेटेड लिस्ट को उसका जायजा लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारे जो डिविडेंड है वो किन किन लोगों को मिलेगा। फिर है जी पेमेंट डेट। पेमेंट डेट क्या होता है, द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज इज द पेबल डेट, जब पेमेंट की जाती है, आल्सो नोन एज द पेमेंट डेट। द पेबल डेट इज व्हेन द डिविडेंड इज एक्चुअली पेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर्स। बस सिंपल ये है कि इसकी पेमेंट कर दी जाती है, ये वो डेट है जिसके ऊपर पेमेंट कर दी जाती है जो कि एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं या आसान या जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराए हुए जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं उनको पेमेंट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक है जी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में हमारे पास तीन किस्म की आती हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये जो है डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़, ये असल में ऑन द स्पॉट इनकी डीलिंग नहीं होती, इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्व होता है, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक डेट के ऊपर इसकी ट्रांजेक्शन होती है। ये किए जाते हैं ताकि रिस्क से बचा जा सके, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रांजैक्ट होते हैं ओवर द काउंटर पे। ओवर द काउंटर मार्केट जो होती हैं, जो एक रेगुलेटेड बॉडी उनको मतलब उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही होती, ऐसी जो मार्केट्स हैं उनमें इनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें पहले है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर सर्टेन एसेट्स एट ए स्पेसिफिक डेट एंड ए स्पेसिफिक रेट। इसमें चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं, स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक रेट मीन स्पेसिफिक प्राइस, ये पहले से डिटरमिन कर दी जाती हैं और फिर उसके ऊपर जो मेन ट्रांजैक्शन है वो होती है स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर इन ए कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कस्टमाइज्ड क्या होता है, जिनको कस्टमर या बायर एंड सेलर्स जो हैं वो अपने मुताबिक दोनों कस्टमाइज या उसमें चेंजेस कर सकते हैं और वो उसमें चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं या चीज़ें एक्सक्लूड कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं। In a customized contract, terms and conditions vary from party to party. हर पार्टी का अलग अलग तरीके, ज़रूरी नहीं कि सबका सेम ही होगा। ये डिपेंड करता है ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज कि वो किस तरीके से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाते हैं। द एसेट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, जिस एसेट के लिए ट्रांजेक्शन हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जिस एसेट के लिए ये डेट और प्राइस मेजर की जा रही हैं, उसको अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट ट्रेड ऑन ए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इस पर मैंने बात कर ली शुरू में भी। ये जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, जो रजिस्टर्ड चीज़ है, जो कि एक रेगुलेटेड बॉडी होती है, उनमें ये इनकी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती एंड आर देयर फॉर रिगार्डेड एज ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स। इनको ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओवर द काउंटर मार्केट्स में इनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। While their OTC nature makes it easier to customize terms, the lack of a centralized clearinghouse also give rise to a higher degree of default risk. जब स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है तो देखें वो SEC उसमें बैठा हुआ है ऊपर, जो कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है। वो तमाम कंपनीज को जज कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, ताकि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, आप कोई भी नाम उनको कह सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल हो। ये नहीं कि कंपनी शेयर्स इशू कर दे करोड़ों रुपए के और पैसे लेके भाग जाएं। ये इसीलिए लोग स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उन पे ज़्यादा एतमाद करते हैं, क्योंकि उनकी एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि इसमें कस्टमाइज्ड टर्म्स होती हैं, तो कस्टमाइज्ड टर्म्स जो हैं वो ओटीसी में ज़्यादा आसानी से हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ ये पॉइंट तो नहीं है कि कस्टमाइज्ड टर्म्स, इसमें एक प्रॉब्लम है, द लेक ऑफ सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस। ठीक है, आल्सो गिव राइज टू द हायर डिग्री ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है कि जो कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए हैं वो कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में कम होती हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी सिक्योरिटीज़ हैं जो कंपनीज वगैरह इशू करते हैं उनके मुकाबले में इनमें डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा होता है। As a result, forward contracts are not as easily available to the retail investor.
इसीलिए ये इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते तो फिर ये इजीली अवेलेबल होते, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं होते, इसलिए ये इजीली अवेलेबल भी नहीं होते अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ये हो गया जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट है इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। वो जिस तरह था ना कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें हमने देखा कि कस्टमाइज्ड होता है। ठीक है, ये कस्टमाइज्ड होता है अगर आप यहाँ पे देखें। ठीक है, कस्टमाइज मीन्स इसमें चेंजेस हो सकती हैं, जबकि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है। ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। क्वालिटी क्वांटिटी ये तमाम चीज़ें इसकी स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, एंड द सेलर विल हैव टू प्रोवाइड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी विच हैज़ बीन डिसाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, होता क्या है ये? ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल ए पार्टिकुलर कमोडिटी एसेट और सिक्योरिटी एट ए प्री डिटर्मिन्ड प्राइस एट ए स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग है मीन्स ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्यूचर में की जाता है। इस मिसाल के तौर पे आज आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसकी जो डिलीवरी डेट है वो आज से 3 महीने बाद की है फॉर एग्जांपल, तो प्राइस और क्वालिटी और क्वांटिटी ये सब कुछ आज डिटरमिन हो जाता है और 3 महीने के बाद उस चीज़ की फिर डिलीवरी की जाती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑन ए फ्यूचर्स एक्सचेंज। The buyer of a futures contract is taking on the obligation to buy and receive the underlying asset when the futures contract expires. इस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग शामिल होते हैं, जैसे आमतौर पर ट्रांजैक्शन में होते हैं, द बायर एंड द सेलर। बायर जो हैं, इट इज़ द ओब्लिगेशन। ठीक है, ये उसके ऊपर ओब्लिगेशन है कि वो खरीदे और रिसीव करे अंडरलाइंग एसेट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेलर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर की कि वो प्रोवाइड करे एसेट बायर को। द सेलर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज टेकिंग ऑन द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एंड डिलीवर द अंडरलाइंग एसेट एट द एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट पहले किया जाता है, प्रोडक्ट की डिलीवरी बाद में की जाती है। ये इसमें दोनों कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को रिस्क से बचाने की। बायर क्या जहन में सोच के ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि प्राइस ज़्यादा हो जाए, तो मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट सस्ती मिल जाएगी। जो सेलर है वो इस बेस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जब किसी चीज़ का सीज़न आता है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा हो जाने से उस चीज़ की प्राइस गिर जाती है। तो इस प्रॉब तो सेलर सोचता है कि हो सकता है फ्यूचर में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इस प्रोडक्ट की कीमत गिर जाए, तो ये कि आज इसको बेच देता हूँ तो हो सकता है कि मुझे इसमें फ़ायदा हो। तो दोनों अपने फ़ायदे का सोचते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें थर्ड पॉइंट है जी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स इट्स ओनर द राइट, हक देता है टू बाय और सेल सम एसेट्स एट ए फिक्स प्राइस और ऑन बिफोर ए गिवन डेट। अच्छा, इसमें हक हासिल होता है किसी भी एक पार्टी को, ओनर को, कि वो चीज़ को, प्रोडक्ट को बाय या सेल करे स्पेसिफिक डेट के ऊपर और स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। इन फॉरवर्ड एंड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज हैव टू कंप्लीट देयर ओब्लिगेशन। अच्छा, अब उन दोनों पॉइंट्स में आपने और वो दोनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। उन दोनों और इसमें क्या डिफरेंस है? उन दोनों में यू विल हैव टू कंप्लीट द ओब्लिगेशन। ठीक है, आपने प्रोडक्ट डिलीवर करना है और बायर ने प्रोडक्ट लेना है, ये आपने कंप्लीट करना होता है, अपनी ओब्लिगेशन को पूरा करना है। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन होता है बायर एंड सेलर के पास। ठीक है, ऑप्शन होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कभी कभार पूरा नहीं भी होता। इसको पढ़ते हैं फिर इस पर बात करते हैं। इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज हैव टू कंप्लीट देयर ओब्लिगेशन, बट हियर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स ए राइट, हक देता है, बट नॉट एन ओब्लिगेशन, लेकिन ये उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनती।
ये उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती टू बाय और सेल सर्टन एसेट एट स्पेसिफिक डेट एंड रेट, कि वो मस्ट खरीदेगा या वो मस्ट बेचेगा प्रोडक्ट। ठीक है, राइट है, हक है लेने का, लेकिन ओब्लिगेशन नहीं है प्रोडक्ट खरीदने या प्रोडक्ट बेचने की। अच्छा, इसको फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है जी कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। अच्छा, कॉल जब करते हैं तो कॉल कौन करता है? कॉल करते हैं द बायर। ठीक है, बायर कॉल करता है और पुट चीज रखता कौन है सामने? द सेलर। तो कॉल ऑप्शन जो है ये होगा बायर साइड पे, पुट ऑप्शन जो है वो होगा सेलर साइड पे। कॉल ऑप्शंस आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव द ऑप्शन बायर, ठीक है, इसमें बायर का जिक्र आ गया, द राइट। इसमें बायर को हक हासिल होता है, किस लिए? बट नॉट द ऑब्लिगेशन, लेकिन उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती, ये लाइबिलिटीज के ऊपर नहीं होती, टू बाय ए स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और अदर एसेट और इंस्ट्रूमेंट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कि वो एक चीज़ को खरीदे, किस चीज़ को? वो स्टॉक हो सकता है, वो बॉन्ड हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकती है, स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर एंड स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये बायर को हक देता है, लेकिन उससे ये ओब्लिगेशन नहीं देता कि ये ज़रूरी इस चीज़ को खरीदेगा। द स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी इज कॉल्ड द अंडरलाइंग एसेट, इस पे पहली बात हो गई है। ए कॉल बायर प्रॉफिट्स व्हेन द अंडरलाइंग एसेट इंक्रीजेस इन प्राइस। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज से 3 महीने बाद आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो 3 महीने में हो सकता है कि वो प्रोडक्ट महंगा हो गया हो, लेकिन आपने तो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले किया था, तो आपको उसी पुरानी प्राइस के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे जो बायर है उसको प्रॉफिट कमाने का चांस होता है। इसकी फिर एग्जांपल दी गई है। Suppose that Microsoft shares are trading at $108 per share, $108 का एक शेयर है। You own 100 shares of the stock and want to generate an income above and beyond the stock's dividend. You also believe that shares are unlikely to rise above 115 per share over the next month. 108 रुपए में कह लूँगा, 108 रुपए का एक शेयर है, आपके पास 100 शेयर्स अवेलेबल हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस 115 रुपए तक पहुंच सकती है अगले महीने में। You take a look at the call options for the following month and see that there is a 115 call trading at 0.37 पर शेयर। ठीक है, कॉल ट्रेडिंग ये कुछ फीस होती है और वो कितनी फीस है? 37.37, मतलब 37 पेंस पर शेयर। So you sell one call option and collect the $37 प्रीमियम। तो 100 शेयर्स हैं, तो हर एक शेयर के ऊपर 37 पैसे के हिसाब से 37 पैसे ले लेते हैं, तो 37 रुपए आपको प्रीमियम मिल गया यहाँ पे, या $37। अब आगे देखें क्या होता है। इफ द स्टॉक राइजेस अबव 115, the option buyer will exercise the option and you will have to deliver the 100 shares of stock at 115 per share. अगर इसकी प्राइस $115 से ऊपर जाती है तो बायर क्या करेगा? बायर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो ऑप्शन को यूज करेगा एंड यू विल हैव टू डिलीवर द 100 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट 115 पर शेयर। आपने ये $115 का एक शेयर फिर डिलीवर करना होगा। यू विल जनरेट ए प्रॉफिट ऑफ $7 पर शेयर। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? $60 पर शेयर मिलेंगे, क्योंकि 108 का शेयर था, 115 का आपने बेच दिया। बट यू विल हैव मिस्ड आउट ऑन एनी अपसाइड अबव $115, लेकिन इसके ऊपर जो प्राइस है वो आपने मिस कर दी। ठीक है, क्योंकि शेयर की प्राइस 115 से ऊपर चली गई ना, तो यहाँ पे आपसे मिसिंग हो गई, वो 115 से ऊपर जितना फायदा था वो बायर को मिल गया। इफ द स्टॉक डजंट राइज अबव 115, अगर स्टॉक 115 से ऊपर नहीं गया, यू कीप द शेयर्स एंड द $37 इन प्रीमियम इनकम। अब बायर एंड सेलर की बात हो रही है। सेलर के पास 108 रुपए का उसने शेयर खरीदा, उसके पास 100 शेयर्स हैं और उसको ये लगता है कि अगले महीने में ये 115 के हो जाएंगे। बायर जो है वो सोच रहा है कि ये 115 से ऊपर जा सकते हैं,
दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बायर कहता है कि मैं आपसे ये शेयर 115 का लूँगा, सेलर कहता है ठीक है। हर एक शेयर के पीछे 37 पैसे जो है वो ट्रेडिंग कॉल ट्रेडिंग हो गई। वो एक किस्म की फीस होती है, वो जमा हो गई। अब बायर के साइड पे है, अगर देखता है कि 115 से प्राइस ऊपर गई है उन शेयर्स की, तो उसके लिए ये शेयर्स लेना फ़ायदेमंद है। ठीक है? वो ये शेयर्स खरीदेगा एंड द सेलर विल हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। सेलर को फिर ये बेचने पड़ेंगे। लेकिन जब बायर देखता है कि वो 115 तक पहुंचे ही नहीं है, 112 रुपए के मिसाल के तौर पे शेयर, तो 115 का वो क्यों खरीदे? तो वो इस ऑप्शन को छोड़ देता है। तो फिर इसमें बायर को क्या फ़ायदा है? एक तो बायर को अपने शेयर रह गए उसके, और दूसरा उसने जो $37 लिए थे, वो इसको बच जाएँगे प्रीमियम के तौर पे। तो इस तरीके से काम करता है ये कॉल ऑप्शन जो है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है जी पुट ऑप्शन। पुट होता है सेलर की साइड से, तो ये उसका उल्टा है जो कॉल ऑप्शन है। ए पुट ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द ओनर, ठीक है, ओनर कौन होता है? सेलर ही होता है। द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, इसमें फिर इसको हक हासिल है कि ये चीज़ बेच सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं कि ये ज़रूरी बेचेगा। To sell a specified amount of an underlying asset at a predetermined price within a specified time frame। इसमें जो तमाम चीज़ें जो है ये पहले से डिटरमिन की जाती हैं कि ये प्रोडक्ट कितने का बेचेगा। पहले तो प्रोडक्ट डिटरमिन करें, अंडरलाइंग एसेट जो है कि कौन सी एसेट की डील हो रही है, उसकी प्राइस डिटरमिन करें और उसकी डेट भी डिटरमिन करें, जो टाइम फ्रेम होता है वो भी। Put options are traded on various underlying assets including stocks, currencies, bonds, commodities, futures and indexes। ये काफ़ी सारी चीज़ें, इनके लिए ये options आप यूज़ कर सकते हैं। A put option can be contrasted with a call option which gives the holder the right to buy the underlying at a specified price either on or before the expiration date of the options। अच्छा, इसमें क्या है कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन से ये थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें क्या था, उसमें बायर के पास हक हासिल था, यहाँ पे सेलर के पास हक हासिल है, लेकिन उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आती। अच्छा, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैक्स के पास 100 शेयर्स हैं फोर्ड कंपनी के। His broker will sell these shares at the 11 strike price। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर हम बेच रहे होते हैं फ्यूचर में, ठीक है। To complete the transaction, an option writer will need to purchase the shares at that price। Let's say the stock falls to 8 per share। अगर स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो 8 पे आ गई, Max would be able to sell 100 shares at 11 instead of current $8 market price। By buying the option, Max has saved himself $300 since he has sold 100 shares at 11 for a total of $1100 instead of having to sell the shares at 8 for a total of 800। अच्छा, पोजीशन क्या है? इसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक बंदे के साथ कि वो उसको 11 रुपए का शेयर देगा और 100 शेयर्स हैं। अब जब एक्सपायरेशन डेट आई है, जब एक्सपायरी डेट आई है, तो उसने देखा कि मार्केट प्राइस उसकी $8 चल रही है, लेकिन उसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि $11 का देगा, तो अब ये $11 का बेचेगा और $300 बीच में से कमाएगा। इसमें जो कॉस्ट आती है ब्रोकर वगैरह के कमीशन हो गया, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो माइनस करके ये तमाम उसका प्रॉफिट हो जाएगा। Max could have sold his stock at $11 and not bought a put option, but he might have believed that the stock price could rise। He didn't want to sell the stock, but he did want protection in case the stock's price dropped। He was willing to pay the option premium for that protection। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें वो कह रहे हैं कि शायद वो ऑप्शन ना लेता, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए उसने ये ऑप्शन लिया। इस ऑप्शन के लिए उसने थोड़ा-सा प्रीमियम भी दिया, जो कि वो ओके है, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल रही है और इसी प्रोटेक्शन की वजह से, इसी ऑप्शन की वजह से उसको $300 का फ़ायदा हुआ है। ठीक है? ₹8 का शेयर, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ₹11 का, तो अब वो शेयर बेचेगा 11 के हिसाब से, ना कि 8 के हिसाब से। तो ये एक्स्ट्रा जितनी अमाउंट है, उससे वो ऑप्शन की जो कॉस्ट है वो हटा दें, तो इसके लिए प्रॉफिट बचता है। ठीक है? ये था आज का टॉपिक हमारा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।